14 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आज ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्पुतनिक 5 रिकमेंडेड फॉर एमरजेंसी यूज। अभी इंडिया की एक एक्सपर्ट कमेटी है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, उसने इंडिया को रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश दी है कि जो रसिया की वैक्सीन है ना स्पुतनिक 5, ये कोरोना की वैक्सीन है जी, कोविड-19 की वैक्सीन, कि स्पुतनिक 5 को हमारे इंडिया में भी एमरजेंसी यूज के लिए इसे मतलब अप्रूवल दे देनी चाहिए, अनुमति दे देनी चाहिए एमरजेंसी यूज के लिए। इसलिए क्योंकि इंडिया में कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसा आपको पता होगा, न्यूज़ में देखते हैं। फाइनल अप्रूवल कौन देता है जी? अप्रूवल देता है किसी भी वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया। अगर जब ये अप्रूव कर देगा तो ये स्पुतनिक 5 इंडिया में थर्ड वैक्सीन होगी कोरोना की। पहली दो कौन सी हैं? सीरम इंस्टीट्यूट की है जी एक कोविशील्ड, और एक भारत बायोटेक जिसे बना रही है वो है कोवैक्सीन। इसके बाद स्पुतनिक 5 थर्ड वैक्सीन होगी। जो स्पुतनिक 5 है वो रसिया के एक इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है जिसका नाम है गोमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडोमायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है जी, इसकी एफिशिएंसी 90% से ज़्यादा है। ये वैक्सीन की जो सप्लाई है पूरे ग्लोबल मार्केट में जी प्रोड्यूस की जा रही है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए। इंटरनेशनल पार्टनर है जी इसके साथ, जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, पार्टनरशिप की हुई है इंडिया से, ब्राज़ील से, चाइना, साउथ कोरिया और अदर कंट्रीज से। तो और भी सारी कंट्रीज़ ने, कई सारी कंट्रीज़ ने इसे एमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है स्पुतनिक 5 को। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन टेरर फाइनेंसिंग। अभी हुआ क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसमैन है जी, एक बिजनेसमैन, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बिजनेस को कुछ मनी दी जी, फिरौती मनी, एक्सटॉर्शन मनी। एक्सटॉर्शन मनी का मतलब ये है जी, कोई मान लो ऐसे हम कोई डरा धमका के कोई पैसा मांगता है ना किसी से फोर्स के बल पे, उसे बोलते हैं एक्सटॉर्शन मनी। जैसे मान लो किसी को किडनैप कर लिया और तब मांगते हैं, जैसे, या फिर उसके धमकी दे दीजिए, मैं अगर आपने पैसा नहीं दिया 10 लाख रुपए तो आपकी मौत हो जाएगी सुबह तक। तो ऐसी धमकी देकर जो मांगते हैं ना रुपए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, अगर कोई अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटॉर्शन मनी देता है तो वो टेरर फंडिंग में नहीं आएगी, टेरर फंडिंग में, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई फंडिंग दे दी। मान लो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मांग लिया जी, कोई आतंकवादी संगठन है, उसने किसी बिजनेसमैन को कहा, बोला अंबानी को, बोला जी मुकेश अंबानी, कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो सुबह तक, नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी। तो इसने मनी दी जी। या फिर इसने बोला कि आपकी जो कंपनी है उसमें आग लगा दूंगा, मैं पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बम से उड़ा दूंगा। तो इसने अपने बिजनेस को बचाने के लिए अगर मान लो पैसे दिए किसी को, तो वो टेरर फंडिंग नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जी एक झारखंड के कोल ट्रांसपोर्टर है, मतलब कोयला ट्रांसपोर्ट करता है जी, जैसे वाहनों में ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसने क्या है अभी एक्सटॉर्शन मनी दी थी, ये ह्यूज अमाउंट दिया था। किसको? ये तृतीय प्रस्तुति कमेटी है, ये किसकी, ये किसका पार्ट है ये कमेटी? ये है सीपीआई मायोस्ट। सीपीआई मायोस्ट एक ग्रुप है जी हमारी कंट्री में जो मायोस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। तो ये कुछ एक्टिविटी करता है जी, इलीगल एक्टिविटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसी का पार्ट है ये कमेटी, तृतीय प्रस्तुति कमेटी। इसको मनी दी थी इस झारखंड के कोल ट्रांसपोर्टर ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि इसने अपने बिजनेस को बचाने के लिए पैसा दिया था, तो ये टेरर फंडिंग में नहीं आ सकता। देखो जी, जो टेरर फंडिंग में आ जाता है ना, तो उस पर केस भी चल सकता है, कोई आतंकवादी संगठन को पैसा देता है। और इंटरनेशनल भी रूल है, एक संस्था बनी हुई है एफएटीएफ, कई बार पढ़ा करंट अफेयर में हमने इसे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये क्या करती है? रिकमेंडेशन देती है कि टेरर फाइनेंसिंग को कैसे रोका जाए। जो टेररिज्म के लिए फाइनेंसिंग होती है, पैसा देते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, उसको कैसे रोका जाए, इसके सारे रूल्स वगैरह ये बनाती है। और गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड ये टेरर जो फाइनेंसिंग है उसको रोकने के लिए उपाय करती है। इसकी दो लिस्ट हैं जी, एक ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। अगर कोई टेरर फाइनेंसिंग करता है तो उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, मतलब उसे, सारी जो कंट्री होती हैं उसे ब्लैक, मतलब एक तरह से सैंक्शन लगा देती हैं, प्रतिबंध, उससे व्यापार करना छोड़ देती हैं। जो मान लो जी वर्ल्ड बैंक वगैरह या आईएमएफ उसे पैसा नहीं देते हैं लोन में, ये सब उस पर प्रतिबंध लग जाते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानता जी, फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। अभी पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है एफएटीएफ ने। ये 1989 में बनाया था एफएटीएफ, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका मेंबर है, यस इंडिया भी इसका मेंबर है जी। और ये G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। किस लिए बनाया था? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। जब स्टार्टिंग में बनाया था ये मनी लॉन्ड्रिंग है जी, ब्लैक मनी वगैरह को सर्कुलेशन होता है जो काला धन, उसको रोकने के लिए बनाया था ये एफएटीएफ। बाद में इसका 2001 में टेरर फाइनेंसिंग का भी एक जो एरिया है इंक्रीज कर दिया गया, मतलब जो टेररिज्म के लिए फाइनेंसिंग होती है, पैसा भेजा जाता है, जो लोग भेजते हैं या गवर्नमेंट भेजती है कोई टेररिस्ट
फाइनेंसिंग के लिए, उसको भी रोकना इसका काम है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना, पहले इंडस और गंगा रिवर डॉल्फिन थी, उसको एक समझा जाता था, लेकिन अभी ऐसी स्टडी हुई है, अध्ययन हुई है कि जो इंडस रिवर में डॉल्फिन मिलती है और गंगा रिवर में डॉल्फिन मिलती है, दोनों सेपरेट स्पीसीज हैं। ये है जी डॉल्फिन, दिखाई दे रही है जो आपको। देखो हमने एक लेक्चर में पढ़ा था डॉल्फिन के बारे में। अभी क्या हुआ था, एक स्टडी हुई थी चिल्का लेक में, डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो गई थी, लेकिन वो पॉपुलेशन जो डॉल्फिन की थी वो थी जी खारे पानी की, ब्रैकिश वाटर की डॉल्फिन थी वो। और ये है मीठे पानी की, क्योंकि गंगा और इंडस में पाई जाती है ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन की बात कर रहे हैं ये दोनों, इंडस और गंगा। जो वो डॉल्फिन पड़ी थी हमने वो थी जी जो चिल्का लेक में भी मिलती है, इरावेडी डॉल्फिन। एक था बॉटल नोज डॉल्फिन, बॉटल नोज। और एक था जी हमारा हम्प बैक, उसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है जी, आपने देख लिया होगा शायद। तो ये डॉल्फिन है जो अलग है जी, फ्रेश वाटर की डॉल्फिन है ये, ताज़े पानी की। गंगा और इंडस में मिलती है जी, ये दोनों सेपरेट हैं, अभी पाया गया एक स्टडी में। पहले ऐसा माना जाता था कि ये टू सेपरेट स्पीसीज हैं, लेकिन एक ही स्पीसीज हैं जी ये दोनों। ऐसे माना जाता था दोनों एक हैं, लेकिन ये दोनों सेपरेट हैं। पहले ऐसा समझा जाता था दोनों एक ही प्रजाति के हैं दोनों, लेकिन दोनों सेपरेट हैं। और दो सेपरेट स्पीसीज ये जी पहले क्लासीफाई किए गए थे। ये प्लेटानिस्टा गेंगेटिका, ये एक प्रजाति का नाम है जी, इनकी ब्रीड का नाम है। ये याद भी नहीं रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, पहले समझा जाता था ये इसी स्पीसीज के टू सब स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों सेपरेट हैं, अब ये पाया गया है। इस न्यू स्टडी के अनुसार ऐसा माना गया कि ये स्टडी ने एस्टिमेट किया है कि ये रिवर डॉल्फिन है डाइवर्ज हो गई थी एक दूसरे से, कब, लगभग 5,50,000 ईयर्स एगो ये इंडस और गंगा की डॉल्फिन है, रिवर डॉल्फिन अलग हो गई थी। इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है जी, देखो आईयूसीएन की रेड लिस्ट है जो, उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है दोनों, इंडस और गंगा रिवर डॉल्फिन दोनों। और साइट्स है जी, जो साइट की लिस्ट में कौन सी में, अपेंडिक्स 1 में या अनेक्चर 1 बोल सकते हो। साइट्स क्या है जी, देखो ये एक ऐसी ट्रीटी है, ये मान लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड होती है ना, इलीगल ट्रेड स्पीसीज वगैरह में, प्लांट ट्रीज वगैरह किसी में, उसको रोकती है साइट्स। इसकी लिस्ट है 1 2 3, उसकी अनेक्सर 1 है, उसमें भी इसका नाम अनेक्सर 1 में है, मतलब लिस्ट 1 में, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है इंडस और गंगेटिक रिवर डॉल्फिन को। इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। और जो हमारा 1972 का एक्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल 1 में इसकी भी लिस्ट 6 लिस्ट है जी, 1 2 3 4 5 6, शेड्यूल 1 नाम से जी, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6, तो शेड्यूल 1 में आती हैं ये, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है इसको। इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना ई सांता। ई सांता क्या है जी, ई सांता देखो जी एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, किस लिए, जो भी एक्वा फार्मर है ना और बायर, उनके बीच में कनेक्टिविटी बनाएगी ये। एक्वा फार्मर का मतलब है जी जो पानी में खेती करते हैं, जैसे फिशिंग, पानी में क्या होगी फिशिंग, मछली उत्पादन करते हैं, तो उसको जो खरीदने वाले लोग हैं उनसे कनेक्ट करना, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अभी किसने लॉन्च किया है, यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। इस ई सांता प्लेटफॉर्म पे जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इससे सारा बेटर प्राइस मिलेगा फार्मर्स को, एक्सपोर्ट कर सकेंगे डायरेक्टली जो भी परचेज करना चाहता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकेगा, किसको, बायर्स को। और फार्मर्स की भी जो ट्रेसेबिलिटी इंक्रीज होगी जी, और इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टिविटी होगी। ये ई सांता टर्म है जी किसने कॉइंट की थी, ये एक वेब पोर्टल है जी, इंटरनेट पे साइट है, ये पोर्टल है ई सांता। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिक नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या रेज करेगा, लाइफ एंड इनकम ऑफ फार्मर की इनकम बढ़ाएगा जी, अगर मान लो डायरेक्ट बायर खरीदेंगे तो इन्हें प्राइस अच्छा मिल सकेगा ना, और रिस्क भी रिड्यूस करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा प्रोडक्ट की और मार्केट की, बायर को प्रोडक्ट की जानकारी होगी और इन्हें मार्केट की जानकारी होगी ई पोर्टल के जरिए। तो इस तरह से जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती हैं जी, ये इसको रिड्यूस करेगा और ईज ऑफ प्रोसेसिंग को प्रमोट करेगा। तो इतना ही था, इसमें चलते हैं जी। ऑनलाइन मतलब मछली बेचेंगे जी, सिंपल भाषा में कहूँ तो। नेक्स्ट है अपना उरुका। उरुका क्या है जी, ये न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर। किसका है जी, असम का। रोंगाली बिहू भी बोलते हैं इसे, या फिर इसे माघ बिहू भी बोलते हैं। उरुका, माघ बिहू और रोंगाली बिहू इसी के नाम है। ये जी स्टार्ट होता है 13 या 14 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये 14 अप्रैल से स्टार्ट होता है असम न्यू ईयर, या 13 से, मोस्टली 14 से होता है जी। ये जो बैसाख का आता है ना, बैसाख का हिंदू कैलेंडर में जो मंथ आता है, महीना, बैसाख का महीना, उससे स्टार्ट होता है नया ईयर। देखो अंग्रेजी कैलेंडर में तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं उनका अलग अलग, मतलब बैसाख में ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है उनका न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, समझे हो। तो असम वाला आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। चलते नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें।
सरोजा जी नेक्स्ट हमारा। सरोजा क्या है? सरोजा एक साइक्लोन है जी, साइक्लोन। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आया है जी सरोजा नाम से, समझ गए? सरोजा नाम से आया है, ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे है जी ये साइक्लोन। ये आप देख सकते हो जी, इसमें इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया के ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे आया है। सरोजा मीन्स मतलब होता है जी लोटस, इंडोनेशिया में बोलते हैं लोटस यानी कि कमल का फूल, सरोजा। देखो जो इंडस ये इंडियन ओशन में साइक्लोन आते हैं ना, उनको नेमिंग दी जाती है, हमने अच्छे से पढ़ा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर, जाके जी सिंपल CSC जहाँ पे लिखा हुआ है चैनल पे क्लिक करो, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, उसमें आप ट्रॉपिकल साइक्लोन पे एक लेक्चर है जी, अच्छे से देख सकते हो, उसमें डिटेल में बताया हुआ साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है जी, हर 2 साल में UPSC पूछता है, PCSC भी, सब कुछ मतलब सारे एग्जामों में पूछा ही जाता है। लास्ट में भी इसकी लिंक मैं दे दूंगा। नेक्स्ट है जी हमारा EVR पेरियार सलाई एज ए ग्रांड वेस्टर्न ट्रंक रोड। देखो जी ये रोड का नाम है EVR पेरियार सलाई, इस रोड का नाम बदल के ग्रांड वेस्टर्न ट्रंक रोड रख दिया गया है। साइन बोर्ड पे जो बोर्ड लगे होते हैं ना, साइन मतलब बना होता है, रोड पे बोर्ड बने होते हैं, उस पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसलिए कंट्रोवर्सी चल रही है इसके नाम पे क्यों चेंज किया गया। चेन्नई हाईवे जी, चेन्नई हाईवे डिपार्टमेंट ने चेंज किया, चेन्नई में ही हाईवे मतलब चेन्नई में चेन्नई हाईवे डिपार्टमेंट ने चेंज किया है। और उसने ऐसा बोला है कि हमारे पास रिकॉर्ड है जी इसके, जो इसका नाम है ना पहले, जो EVR सलाई रोड है, इसका EVR पेरियार सलाई रोड, इसका नाम पहले ग्रांड वेस्टर्न ट्रंक रोड ही हुआ करता था, ऐसा रिकॉर्ड में कहा चेन्नई हाईवे डिपार्टमेंट ने। तो ये जो है जी इसका NH4 का पार्ट है, ओल्ड नंबर है जो इसका NH4 है, मतलब नेशनल हाईवे 4 का पार्ट है ये। और इसे पुन्नामल्ली हाईवे रोड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ऐसे रिकॉर्ड हैं कि ब्रिटिश ने 1815 में इसका नाम चेंज कर दिया था। तो ये इसके रिकॉर्ड दिखाएं जी चेन्नई डिपार्टमेंट हाई कोर्ट ने, इसलिए न्यूज़ में था। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अपना पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान क्या है जी? ये नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी का मतलब है जी गोदाम, जिसमें माल वगैरह रखा जाता है, स्टोरेज हाउस, स्टोर हाउस बोल सकते हो। ये डिजिटली होगा जी, कहीं गोदाम ऐसे नहीं होगा, मतलब डिजिटली इन्फॉर्मेशन होगी इसकी सारी, कि हेल्थ से और न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, मतलब दवाइयाँ वगैरह या कुछ न्यूट्रिशन के लिए कुछ उपलब्ध होंगे जो सामान, ये सारा डिजिटल होंगे जी, इंटरनेट पे उपलब्ध होंगे। तो ये एक पोर्टल है, ये मान लो पोषण ज्ञान, जिसके मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जी। नीति आयोग ने लॉन्च किया है इसको अभी, किसके साथ मिलकर किया है? बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन है जी, एक NGO टाइप है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था, मतलब गैर सरकारी संस्था, इसने लॉन्च किया है। और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज और अशोका यूनिवर्सिटी, इन 3 के साथ मिलकर नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ये एक रिपोजिटरी होगी जी, जिसके क्या जी कम्युनिकेट करेगी मटेरियल के रिगार्डिंग, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में इसके पास इंफॉर्मेशन होगी जी, बहुत सारी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिलेगी हेल्थ और न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, कि क्या क्या माल वगैरह है पास में, रिपोजिटरी में, गोदाम में क्या क्या वस्तुएं हैं, ये सारी जानकारी इस पर मिलेगी जी। पोर्टल पे एक पोर्टल होगा, बस ये मान लो। पोषण ज्ञान याद रखना आपको। नेक्स्ट है अपना इन्फेंट टोडलर एंड केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। बहुत लंबा है जी, बस इसका मतलब इतना सा है कि ये अभी जो लॉन्च किया है, किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, इसने लॉन्च किया है जी। किसके साथ मिलके? बर्नार्ड वन लीर फाउंडेशन। देखो जी ये याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका जो वो है ना टारगेट ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा है। क्या है? देखो सिटी वगैरह में क्या होता है, शहर में एक दूसरे को आपस में जानते नहीं है लोग, बराबर घर में पड़ोसी रहते हैं जी, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि जो नेबरहुड है, मतलब पड़ोस में आपस में चिल्ड्रन, बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश करना, मतलब आपस में मेल मिलाप, हारमोनी एस्टेब्लिश करना, इसका टारगेट है। प्रोग्राम का मतलब यही है, टू हेल्प बिल्ड कैपेसिटी ऑफ सिटी ऑफिशियल, जो शहर में ऑफिशियल होंगे जी, ऑफिसर और यंग प्रोफेशनल होंगे, उनमें ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना है ताकि वो जो शहर में बच्चे रहते हैं ना, आसपास बच्चे रहते हैं, फैमिली फ्रेंडली बिहेवियर नेबरहुड में क्रिएट करना, और जो यंग चिल्ड्रन है आपस में उनमें फ्रेंडली रिलेशन बनाना, एक दूसरे की दोस्ती कराना जी आपस में, ताकि एक दूसरे को शहर में पड़ोस में आपस में जान सकें। ये इसका मेन टारगेट है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो सिटी के ऑफिसर होंगे और यंग प्रोफेशनल, उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आधार क्रांति। आधार क्रांति एक मिशन है जी, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है इसको। इसका काम क्या है? काम ये है जी, न्यूट्रिशनल के बारे में जानकारी स्प्रेड करना है, मतलब कि फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एक बैलेंस डाइट के बारे में,
मतलब कि एक संतुलित आहार क्या होना चाहिए, आपकी डाइट में कितना प्रोटीन होना चाहिए, डेली डाइट में कितनी फैट होनी चाहिए, कितनी विटामिन होनी चाहिए, कितने मिनरल्स होने चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना वाटर आपको पीना है, ये सारी बैलेंस डाइट के बारे में जानकारी देगा जी आधार क्रांति मिशन है जो ये, समझे। ये किसने लॉन्च किया जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, किसके साथ मिलकर, विजनवा, ये विजनना भारती विभा बोलते हैं जिसे शॉर्टकट में, और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम, इसने लॉन्च किया है जी। इसका मोटो क्या है, मोटो का मतलब है एक तरह से आप लोगो समझ सकते हो या थीम समझ सकते हो, गुड डाइट गुड कॉग्निशन, इसका मोटो है। किस लिए डिज़ाइन किया गया, ताकि जो हंगर और डिसीज़ प्रॉब्लम होती है ना बच्चों में, पर्सनस में, उसको रिमूव करना इसका टारगेट है जी, बैलेंस डाइट के जरिए। कि बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार कितना लेना चाहिए उसको बता के, इसका काम यही है मेन। जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR, उसका एक ग्रुप है जी, प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क, जिसे प्रभास बोलते हैं, ये कोलैबोरेट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलके, एजेंसी के साथ मिलके और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, ये जी स्प्रेड करेगा जानकारी बैलेंस डाइट के बारे में। इसका फोकस एरिया ऐसे रहेगा जैसे पोलियो को कंट्री में हैंडल किया था ना, हमारी कंट्री में पोलियो को कैसे हैंडल किया था जी, इसमें टीचर को ट्रेनिंग दी गई थी, और इसमें भी टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो अध्यापक होंगे स्कूल में, वो टीचर मैसेज देंगे किसको, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट मैसेज देंगे अपनी फैमिली को, और फैमिली मैसेज देगी जी अपने आस पड़ोस में सोसाइटी को। तो सोसाइटी को एट लार्ज ये फुलफिल कर सकेंगे कि बैलेंस डाइट क्या है, ये ऐसे पहुंचाया जाएगा मैसेज। ये स्ट्रेटजी जी पोलियो को इरेडिकेट करने में काम ली थी हमने। देखो जी एक बात और, हमारे देश में खाने की कमी नहीं है, मतलब अनाज की कमी नहीं है जी, ग्रेन की, अनाज बहुत होता है, लगभग जितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं हमारे देश में उससे 2 टाइम्स ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है जी अनाज। लेकिन कंट्री फिर भी माल नूरिश्ड है, कुपोषण के शिकार हैं जी हमारी कंट्री में चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। रूट कॉज क्या है जी, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। देखो जी न्यूट्रिशन के बारे में, पोषक तत्व क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है बहुत सारे सेक्शन को, सोसाइटी, ऑल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, मतलब देखा है ना आपने बहुत से, क्या है कि गोलगप्पे खा के ही पेट भर लेते हैं, देखा होगा, पिज़्ज़ा खा लिया बस पेट भर गया, बर्गर खा लिया, तो उनसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, आपका पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगी, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन सिर्फ गरीब बच्चों में ही देखा जाता है, अमीरों में भी हो सकता है जी, जो पिज़्ज़ा बर्गर खा के काम चलाते हैं, समझ गए। अभी यूनाइटेड नेशन ने जी 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल भी डिक्लेयर किया है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि 2021 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है, फलों और सब्जियों के लिए। और हमारा एक गोल है जी सस्टेनेबल गोल यूनाइटेड नेशन का, जो 17 गोल है ना, ये सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं जिन्हें SDG शॉर्टकट में, और 169 टारगेट हैं, इनमें 17 गोल हैं जी। ये गोल में 3rd नंबर का एम्फेसाइज करता है ह्यूमन वेलबींग पे, तो इसको भी प्रमोट करेगा ये। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन करेंगे जी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है जी हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है जी उमंग गोट रिवर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए, कौन सी सही है। मैं सिर्फ हिंदी में बताऊंगा, आप पॉज करके सारा टॉपिक भी और क्वेश्चन भी पॉज करके एक बार इंग्लिश में आपको ज़रूर पढ़ना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि ये इंडिया की सबसे क्लियरेस्ट रिवर है, सबसे साफ रिवर है, और मेघालय में लोकेटेड है। आपको बताना जी कौन सा सही है। कल क्या था हमने, पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत। देखो जी दोनों सही है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना हमें, एक अमफ्री प्रोजेक्ट है जी, एग्रीकल्चर मार्केट एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, एक इंडेक्स है, ये बताना है इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जी, जो ये इंडेक्स है ये इंडियन स्टेट को एवुलेट करती है, इवेल्युएट करती है किसके बेस पे, कि जी एग्री रिफॉर्म में कौन से स्टेट ने कितने रिफॉर्म लिए, कितने रिफॉर्म किए, कितने सुधार किए एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट कह रही है लो अगर रैंक है किसी की, ये इसका मतलब है कि स्टेट ये इंप्लाई करता है कि स्टेट इज अंडरटेकिंग डिजायर रिफॉर्म, मतलब अगर लो रैंक है तो इसका मतलब ये है कि स्टेट अच्छे रिफॉर्म कर रहा है स्टेट में। और इसकी जो इनिशिएटिव है ये किसने, नीति आयोग ने चलाया जी, जो इंडेक्स है नीति आयोग ने का इनिशिएटिव है। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, ऑल ओनली 1 2 1 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी डी आंसर करेक्ट है, सारे ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जी, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूज रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट ऑल्सो डील्स विद मैटर्स रिलेटिंग टू नाबार्ड। देखो जी ऐसा गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो पब्लिक सेक्टर बैंक की पॉलिसी इशू के रिगार्डिंग कुछ पॉलिसी वगैरह बनाता है, या जो नाबार्ड के मैटर हैं जी उनको रिजॉल्व करता है।
तो आपको बताना है जी वो कौन सा डिपार्टमेंट है इन दोनों कामों को करता है। आपके ऑप्शन है जी ए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, या दीपम, या डीआईपीपी, या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। बताओ जी कौन सा है। करेक्ट आंसर है जी ए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है जी ये डिपार्टमेंट। ये नाबार्ड और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए पॉलिसी वगैरह के इशू देखता है। नेक्स्ट हमारा नेचुरल गैस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको करेक्ट बतानी है। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए पॉज करके। पहली स्टेटमेंट कह रही है नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन गैस की होती है, उसके बाद जो स्मॉल परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की पाई जाती है। सेकंड बोल रही है नेचुरल गैस अंडरग्राउंड पाई जाती है जी अबंडेंटली, और हाइड्रोकार्बन रिजर्वेयर के पास मिलती है जी कोल बेड में। ये जी केमिकल फीड स्टॉक होता है, एज ए केमिकल फीड स्टॉक यूज होती है किसके लिए, प्लास्टिक वगैरह ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो इससे प्लास्टिक और ऑर्गेनिक केमिकल भी बनाए जा सकते हैं क्या नेचुरल गैस से। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। 1 2 1 3 2 3 1 2 3। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, जहाँ जहाँ 1 है काट दो बिल्कुल। आपका आंसर आ गया जी सी, 2 और 3 करेक्ट है। जो कि जी नेचुरल गैस है उसमें सबसे ज़्यादा होता है जी मेजरली मीथेन गैस, CH4 मीथेन होती है। ये बात याद रखनी है आपको, मीथेन होती है नेचुरल गैस में। स्मॉल परसेंटेज और गैसों की भी होती है जी, लेकिन सबसे ज़्यादा मीथेन होती है। इसमें कहा है नाइट्रोजन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी की दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लास्टिक और ऑर्गेनिक केमिकल भी बनाए जाते हैं इससे, और हाइड्रोकार्बन रिजर्वेयर के कोल बेड के पास ये मिलती है नेचुरल गैस। नेक्स्ट है जी हमारा, आपको बताना जी इन टर्म ऑफ सेल्फ सस्टेनेंस एंड इंड्योरेंस विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। आपको बताना जी सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है इनमें से, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ओशियन, माउंटेन्स। बताओ जी। देखो जी इसका आंसर है सी, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है, मतलब जिसमें डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है, वो ओशियन है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे अपना। नेक्स्ट है कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी आपको लाइफ फॉर्म के बारे में रिगार्डिंग। आपको बताना जी कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहले ये दिया हुआ जी एपीफाइट, टेरेस्ट्रियल, माइको हेट्रोट्रोफिक। आपके इनके सामने एक्सप्लेनेशन दिए, आपको बताना कौन सा करेक्टली एक्सप्लेनेशन सही है। पहला कह रहा है एपीफाइटिक का मतलब है ऐसे प्लांट्स, ये प्लांट है जी सारे, एपीफाइटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, माइको हेट्रोट्रोफिक प्लांट। एपीफाइटिक प्लांट होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पे उगते हैं जी। जैसे मान लो जी आपने देखा होगा कभी कभी जंगलों में गए हों, फॉरेस्ट एरिया में गए हों, एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे पीपल का पेड़ हो जाता है ना, बीच में पीपल का पेड़ हो रहा है। कभी कभी तो देखो दीवार पे भी पीपल का पेड़ हो जाता है, पीपल ट्री। तो ये जी ऐसे एपीफाइट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट या ट्रीज पे उग जाते हैं। टेरिस्ट्रियल ट्री ऐसे होते हैं जी जो लैंड पे क्लाइंबर होते हैं, ज़मीन पे होते हैं डायरेक्ट, जैसे नीम का पेड़ हो गया जी, या आपका कीकड़ का पेड़ हो गया जी, आपके आम का पेड़ हो गया जी, मैंगो का ट्री, सीधे लैंड पे होते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। माइको हेट्रोट्रॉफिक प्लांट कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जी जो फंगी से अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं और किसी और रूट से अटैच होते हैं जी, किसी और प्लांट की जड़ से अटैच होते हैं ऐसे। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा, 2 ओनली 1 2 1 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। बताओ जी। देखो जी तीनों करेक्टली मैच है, तीनों ही एक्सप्लेनेशन हमने देख ली, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त। आज थोड़ा लेट हो गया जी लेक्चर अपलोड करने में, उसके लिए नहीं बोलता सॉरी।